हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम में लास्ट पार्ट है, दैट इज़ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और पोस्ट डाइजेस्टिव प्रोसेसेस जो होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो हैं उनको हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे और यहीं पर हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, सो इससे पहले जब हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि हमने डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन चेक किया था, जिसमें कि हमने लिवर, पैनक्रियाज, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, टोटल डाइजेस्टिव एंजाइम, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम, इसके अलावा कैसे कोलेसिस्टोकाइनिन, सेक्रेटिन का कॉन्सेप्ट आया, कैसे जो है वो एसिडिक टू बेसिक मीडियम जो है वो कन्वर्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में वन बाय वन जो है वो चेक किया था। ओके, वहाँ पर हमारा जो जहाँ पर हमने जिस पॉइंट पे ख़त्म किया था वो पॉइंट था हमारा इलियम का, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट था इलियम, जहाँ पे इरेप्सिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो कि पेप्टोन को जो है वो किस में कन्वर्ट करता है, पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, ये जो है कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा और फर्दर जो है वो जो पेप्टाइड होता है उसको एमिनो एसिड में वो कन्वर्ट कर देता है, राइट। क्योंकि वो ऑलरेडी पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है डिओडिनम में, और वो जब इलियम में आता है तो वो इरेप्सिन की हेल्प से जो है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है और प्रोटीन का एक कंप्लीट डाइजेशन वहाँ पे हो जाता है। अब जब ये डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो जो हमारा वेस्ट वहाँ से बना या फूड मटेरियल उसके आगे वाला जो है वो कहाँ पहुँचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। मैंने पहले भी बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन में किसी तरीके का कोई डाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं होता है, वहाँ पर सिंपली एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम चेक करेंगे। अगर हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमें समझना चाहिए वो है लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को। तो वो चीज़ हम अब देखने जा रहे हैं। हमने देखा यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन भी बोला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का निक नेम क्या होता है, या इसका एक अनदर नेम जो है वो है कोलोन। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है ताकि आपको जो नेमिंग है लार्ज इंटेस्टाइन की वो क्लियरली समझ में आ जाए। देखें, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन था, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो जब लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है इस पॉइंट से जब लार्ज इंटेस्टाइन आपकी शुरू होती है तो एक एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पर पाया जाता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सीकम। ओके, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बना देता हूँ। यहीं पर एक जो है वो एक्सटिंक्ट ऑर्गन पाया जाता है इस तरीके से, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है, अपेंडिक्स बोला जाता है, राइट। अपेंडिक्स जो होता है वो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर तो वो एक्सटिंक्ट हो गया है, मतलब कोई काम नहीं उसका हमारे पास, क्योंकि काम नहीं होता है इसलिए ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक्सटिंक्ट ऑर्गन के फॉर्म में होता है। बट एनिमल्स में जिनमें इनकी ज़रूरत होती है सेलुलोज वगैरह के डाइजेशन में मोर देन, तो ये जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म में वहाँ पर पाया जाता है और फुल्ली एक्टिव होता है। जो एनिमल्स होते हैं जिनमें कि बेसिकली क्या बोलते हैं, डाइजेशन को ज़्यादा देर तक, जैसे सेलुलोज वगैरह है तो उसमें डाइजेशन में काफ़ी टाइम लगता है, तो वहाँ पर इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह ये सब पाए जाते हैं वो उसको वहाँ पर हेल्प करते हैं डाइजेशन में। हमारी बॉडी में ये एक्सटिंक्ट ऑर्गन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक एक्सपेंडेड फॉर्म, जो ये जो आपने थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है आपको, इसका नाम है सीकम, और वहीं से जुड़ा हुआ एक अनदर हमारी बॉडी में एक्सटिंक्ट ऑर्गन पाया जाता है जिसका नाम है अपेंडिक्स। ये फर्दर ऊपर की तरफ आता है जिसका नाम है, चूंकि ऊपर की तरफ जा रहा है आपको पता है, इसीलिए इसको असेंडिंग कोलोन बोलते हैं। कोलोन का मतलब क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये बेसिकली कितने पार्ट में होता है, एक तो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ये हॉरिजेंटल आएगा, फिर ये डाउनवर्ड आएगा, फिर ये छोटा पार्ट आता है और ये फिर यहाँ से बॉडी से बाहर हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद दोनों पार्ट आए, सीकम और अपेंडिक्स। उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो उसका नाम हम देते हैं असेंडिंग कोलोन, और ये फर्दर जो है हॉरिजेंटल जब आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन। फिर वो डाउनवर्ड आता है जिसका नाम है, डाउनवर्ड मतलब डिसेंडिंग, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग कोलोन। और फिर उसके बाद ये जो छोटा सा पार्ट यहाँ पर आप देख रहे हो, ये वाला,
ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कोलोन, जो कि फर्दर जो है वो रेक्टम में कन्वर्ट होता है और रेक्टम से ये बॉडी के बाहर फूड जो वेस्ट होता है निकल जाता है थ्रू एनस। ये जो फूड यहाँ पर पहुँचता है रेक्टम और एनस के पास, इसका नाम क्या होता है? काइल। ओके, तो आपने देखा 3 तरीके के फूड मटेरियल हमने नाम दिए। जब वो माउथ में था तो उसको हमने क्या बोला? जब हमारा फूड मटेरियल माउथ में था तो हमने उसको बोला था बोलस, राइट। जब वो स्टमक में कंप्लीट हुआ उसका डाइजेशन तो उसको हमने बोला था काइम। और वही जब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो आता है लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, यहाँ पर तो ये आ जाता है क्या? काइल। ओके, सो बोलस, काइम और काइल, ये 3 तरीके के नाम होते हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल में फूड जो होता है स्टेप बाय स्टेप जब नीचे की तरफ आता है स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, तो ये 3 तरीके के फॉर्म बनते हैं, बोलस, काइम और काइल। तो एनस के थ्रू या रेक्टम में जो हमारा वेस्ट होता है उसको जो है वो क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं। सो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसको कि जो है वो सिर्फ नेमिंग ही होती है। इसके अलावा इसमें फंक्शन अभी हम देखेंगे। जैसे मैंने बताया फंक्शन में बेसिकली क्या होता है, फंक्शन में कुछ नहीं होता है, सिंपली इसमें एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें भी मेनली वाटर वगैरह जो होता है ये एब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा जो है इसमें कोई पोस्ट जो है वो डाइजेस्टिव कोई प्रोसेस नहीं होती है। तो अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन हमने देख लिया, अब हम पढ़ेंगे कि पोस्ट जो डाइजेस्टिव प्रोसेसेस होती हैं एलिमेंट्री कैनाल में लार्ज इंटेस्टाइन या डाइजेशन के बाद ग्लूकोज का क्या होता है, फैट का क्या होता है, प्रोटीन का क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन का जो कॉन्सेप्ट है किस स्ट्रक्चर के थ्रू ये सारा एब्जॉर्प्शन होता है। इस चीज़ को अब हम एक समराइज वे में करके अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जो है समझ में आ गया होगा। मैं बता देता हूँ दोबारा, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसको हम कोलोन भी बोलते हैं। कोलोन में बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ से ख़त्म होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, सीकम और अपेंडिक्स। उसके बाद असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन, और ये आकर के रेक्टम और फिर एनस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। और ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? काइल। माउथ में जो फूड होता है उसको बोलस बोलते हैं, स्टमक में जो होता है उसको काइम बोलते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन से जो बाहर निकल जाता है बॉडी के उसको हम बोलते हैं काइल। अब हमें चेक करना है पोस्ट डाइजेस्टिव प्रोसेसेस इन आवर बॉडी, तो उसको चेक करते हैं। सो लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को समझने के बाद अब जो हमें लास्ट टॉपिक यहाँ पर पढ़ना है वो है पोस्ट डाइजेस्टिव प्रोसेसेस क्या होती हैं। पोस्ट डाइजेस्टिव प्रोसेसेस का मतलब ये होता है कि हमारा डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया। डाइजेशन कंप्लीट होने का मतलब क्या हुआ? हमने जितना भी स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट लिया उसको हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, जो फैट लिया उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया, जो प्रोटीन लिया उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ये प्रोसेस अभी तक हम पढ़ते चले आए। तो हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट निकला, जो लास्ट में हमारे पास बचा क्या? ग्लूकोज बचा, फैटी एसिड बचा, प्रोटीन बचा, वाटर बचा। तो इन सब का फर्दर क्या होता है और कैसे वो आगे प्रोसेस में आते हैं, हमारी बॉडी के सिस्टम में मिलते हैं। ओके, सो इस चीज़ को जो ये टॉपिक मैंने ये मतलब जो हेडिंग लिखी है पोस्ट डाइजेस्टिव प्रोसेस, तो ये इसी के अंडर में हम पढ़ लेंगे ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाए और कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आपको कि भाई प्रोटीन का जो अमीनो एसिड बना वो उसका क्या हुआ, या ग्लूकोज जो हुआ बना उसका क्या हुआ, फैटी एसिड का क्या हुआ। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ये वाटर के एब्जॉर्प्शन वगैरह में हेल्प करती है। तो ये तो कॉमन सी चीज़ है कि आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होता है, डाइजेशन भी होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होता कैसे है ये चीज़ आपको समझनी है। आप इसको देखें, जो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है ये होता है माइक्रोविलाई। अब जैसे ये आपकी इंटेस्टाइन की वॉल है, इस वॉल के अंदर की तरफ ऐसा जो है वो प्रोजेक्शंस होते हैं फिंगर लाइक, आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। ओके,
वाइलस जो होता है वो उसका सिंगुलर होता है और विलाई जो होता है ये इसका प्लूरल है। माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं हमारी इंटेस्टाइन में, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो या लार्ज इंटेस्टाइन हो, उनमें ये पाया जाता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनका नाम है माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई ही वो स्ट्रक्चर हैं जो हमारे डाइजेशन के बाद जो भी प्रोडक्ट्स हमारे बने हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, वाटर, ये जो भी है ये सब इसी माइक्रोविलाई के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। अब माइक्रोविलाई ने एब्जॉर्ब किया, बट वो जाता कहाँ है? क्योंकि माइक्रोविलाई में क्या होता है, माइक्रोविलाई में पाई जाती हैं ब्लड वेसल्स। तो जो भी ये एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, ये जो भी ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड बनते हैं डाइजेशन के बाद, वो लास्टली कहाँ पहुँच जाते हैं? हमारे ब्लड में पहुँच जाते हैं। किसके थ्रू पहुँचते हैं? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई पाया कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की इनर वॉल में, मतलब अंदर की तरफ वो होते हैं और वहीं से वो एब्जॉर्प्शन होता है। तो वो ब्लड वेसल्स उसमें होती हैं, तो वो जाकर के ब्लड में मिल जाते हैं। और जैसे ही वो ब्लड में मिलेंगे तो ब्लड से क्या होता है आपको पता है, जैसे ही ये प्रोडक्ट्स ब्लड में आएंगे तो ब्लड का मतलब ये होता है थ्रू आउट द बॉडी ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में है, हर एक सेल में है, तो ये फर्दर पूरी बॉडी में यहाँ से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, अब बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट क्या हुआ? वही चीज़ जैसे कि ग्लूकोज है, प्रोटीन का जो हमने अमीनो एसिड पढ़ा, फैट हुआ, वाटर हुआ, या जो मेडिसिन हम खाते हैं, तो इनको जो है वो हम 1 बाय 1 चेक करेंगे कि जैसे ही एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड में आए तो वो कहाँ जाते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ है हमारे पास ग्लूकोज। आपको पता है जो भी कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च वगैरह हमने डाइजेस्ट किया था, वो फर्दर जो लास्ट उसका जो बचा मोनोमर वो था ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है? ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप एज इट इज़ नोट्स में स्क्रीनशॉट ले करके अपने शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, 1 लाइनर जो होते हैं, उनमें ज़रूर लिखा करिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। मैं जो भी यहाँ पर लिख रहा हूँ वो लैंग्वेज नहीं है, हर एक पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है और वही एक इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। सो एब्जॉर्प्शन इन ग्लूकोज जो भी बनता है हमारा डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च वगैरह से या दूसरे जो इसके पॉलीमर होते हैं, तो जब ये टूटता है ग्लूकोज में तो ये एब्जॉर्ब होता है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसा कि मैंने बताया माइक्रोविलाई के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये एब्जॉर्ब होगा तो ये कहाँ जाएगा? ब्लड में। ब्लड से ये कहाँ जाएगा? सेल, या इसी को आप कह लीजिए बॉडी। बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं हर जगह जाता है। और ये ग्लूकोज जब सेल में पहुँचता है तो इसकी एक अनदर प्रोसेस होती है रिस्पिरेशन, और रिस्पिरेशन के बाद ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जिसका फॉर्म है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो ये तो हो गया ग्लूकोज का। ग्लूकोज बना, एब्जॉर्ब हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, पहुंचा कहाँ? ब्लड में। एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड से ये डिफरेंट सेल्स जो हैं हमारी बॉडी में वहाँ चला जाता है, और जैसे ही ये सेल में पहुँचेगा तो रिस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। रिस्पिरेशन की प्रोसेस में मैंने आपको इससे पहले जो है वो कई वीडियोज़ बनाए हैं जिसमें कि मैंने बताया था आपको कि रिस्पिरेशन में जो 3 प्रोसेसेस होती हैं, ग्लाइकोलिसिस और साइट्रिक एसिड साइकिल जिसको क्रेब्स साइकिल्स भी बोलते हैं, और लास्टली जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और वहाँ पर ये तीनों प्रोसेस के बाद ग्लूकोज जो होता है वो लास्टली कन्वर्ट किस में हो जाता है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जब टूटता है तो ये हमको देता है क्या? एनर्जी। और यही एनर्जी है जो हमारी बॉडी के अंदर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी में, बोलना, चलना, फिरना, हार्ट का फंक्शन, माइंड का फंक्शन, जो भी हमारी बॉडी में, जैसे कि अभी हमने डाइजेशन पढ़ा, तो क्या डाइजेशन में एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ी? हम काम नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, बट फिर भी हमारी बॉडी अंदर से सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं, स्टमक काम कर रहा है, उसने गैस्ट्रिक जूस निकाला, ये सारी चीज़ें, ये सारा का सारा फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली चलता रहता है। और ये जो फंक्शन होता है इसमें चाहिए होती है एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आती है? ग्लूकोज। ग्लूकोज इस फर्दर प्रोसेस के बाद रिस्पिरेशन में मैंने बताया किस में कन्वर्ट होता है? एटीपी। और एटीपी जो है वो फर्दर एनर्जी हमें प्रोवाइड कर दी है, जिससे कि हम अपनी बॉडी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, चाहे वो वॉलेंट्री हो चाहे इनवॉलेंट्री हो,
वॉलंटरी का मतलब जिसको हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, और इनवॉलंटरी का मतलब जो हमारी मर्ज़ी में नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारा दिल जो है वो धड़क रहा है, या हमारे अंदर बॉडी के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है, हमारा दिमाग काम कर रहा है। सो ये सारी की सारी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये एक बार मैंने बताया ना जैसे शुरू में कि एक बार आपका खाना आपके इसोफेगस से नीचे आया तो आपके लिए वो इनवॉलंटरी एक्शन हो जाता है, आप फिर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तक वो खाना आपके माउथ में है ये वॉलंटरी एक्शन है, आप उसको चबाइए, निकालिए, थूकिए, जो भी करना है आप कर सकते हैं। लेकिन जब वो एक बार इसोफेगस में आ गया तो फिर उसके बाद वो इनवॉलंटरी हो जाता है। तो ग्लूकोज का काम क्या होता है? ग्लूकोज का काम होता है रिस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करना हमारी बॉडी को। ये तो हो गया ग्लूकोज का काम। डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बना, ग्लूकोज लास्टली एटीपी में कन्वर्ट हो गया जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी देता है। इसके बाद आता है प्रोटीन का फंक्शन। प्रोटीन आपको पता है जब प्रोटीन हमने जो खाया था उसमें डाइजेशन के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है? अमीनो एसिड में, जो कि 3 स्टेप्स में हुआ था, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टमक में जो है वो प्रोटीन जो है वो पेप्टोन में, और फिर वो आकर के डिओडिनम में वही पेप्टोन जो होता है वो पेप्टाइड्स में, और इलियम में आकर के वो पेप्टाइड जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको आप ईज़िली जो है वहाँ से कॉन्सेप्चुअल समझिए, आप मिक्सअप मत करिएगा, नहीं तो आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब ये अमीनो एसिड क्या होता है? डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाई ब्लड, डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाई ब्लड। अब प्रोटीन, ये जो अमीनो एसिड था ये ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। आपको पता है प्रोटीन या अमीनो एसिड का काम क्या होता है? मसल्स बिल्डिंग के लिए होता है। हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं उनको बनाने के लिए जो है ये अमीनो एसिड का यूज़ होता है। तो ये अमीनो एसिड फर्दर जैसे ही ब्लड में आएगा तो वो मसल्स के प्रोडक्शन में जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास फैट। फैट को हमने किस में कन्वर्ट किया डाइजेशन के बाद? फैटी एसिड में। ये फैटी एसिड मैंने इससे पहले भी आपको बताया, ये एब्जॉर्ब हो जाता है टिश्यूज़ पे। जिस टिश्यू पे एब्जॉर्ब होता है उसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। तो फैट जो होता है जब वो फैटी एसिड में डाइजेशन के बाद कन्वर्ट हुआ तो वो सिंपली एब्जॉर्ब होता है वही ब्लड के थ्रू, और ब्लड में आएगा पहले ये, और वहाँ से फिर कहाँ जाएगा? ये जाएगा एडिपोज टिश्यू के ऊपर जहाँ पर ये स्टोर्ड हो जाता है। और स्टोर जब होता है तो इसके जो फैट होता है उसका हमारी बॉडी में 2 काम होता है। पहला तो हेल्प इन सेल मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरिंग। आपको पता है हमारी बॉडी में अगर आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है या सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपको पता है कि वहाँ पे लिपिड्स वगैरह पाया जाता है, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, फॉस्फेट और लिपिड। ये लिपिड वही है फैट जिसको हम बोल रहे हैं। तो जो फैट हम फैटी एसिड में कन्वर्ट हुआ, ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद एडिपोज टिश्यू में गया, उसका मेन काम क्या होता है? हमारी बॉडी में जो सेल्स बन रही हैं, नई सेल्स जो बन रही हैं या जो पुरानी सेल्स हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन के मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस में जो है ये फैटी एसिड जो है वो हेल्प करता है। पहला काम हो गया। दूसरा काम हो गया इसका कुशन फॉर ऑर्गन। जब आप ये फैट जब किसी ऑर्गन के ऊपर जमा होता है तो वो बाहर के शॉक्स में आपको हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने ऐसा ज़ोर से जो है वो पुश किया, तो अगर हमारे बॉडी में फ़ैट नहीं होगा तो हमारी इंजरी जो है वो ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक या डेंजरस हो सकती है। बहुत सारी ऑर्गन के ऊपर ये फ़ैट जमा होता है ताकि वो प्रॉपर बाउंस देता है, कुशन देता है। कुशन का मतलब उसको जो है वो डायरेक्ट उसके इम्पैक्ट में नहीं आता है, उसको थोड़ा सा जैसे कहते हैं नहीं हम सर के नीचे अपने तकिया रखते हैं, क्यों रखते हैं या पिलो रखते हैं, क्यों रखते हैं? ताकि हमारे सर पे जो है वो थोड़ा सा आराम रहे और जो है वो डायरेक्ट जो है वो कोई सख्ती ना महसूस हो या हार्डनेस ना आए। तो उसी चीज़ के लिए ये एडिपोज टिश्यू जो होते हैं या फैटी एसिड ये कुशन फॉर ऑर्गन की तरह भी काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक मैंने नहीं लिखा, मैं लिखे दे रहा हूँ। थर्ड काम जो होता है ये होता है स्टोर्ड फूड मटेरियल की तरह भी काम करता है। स्टोर्ड फूड मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि स्टारवेशन में यही फैट जो है वो मेल्ट होकर के आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो एडिपोज टिश्यू में ये जो फैटी एसिड जब जमा होता है तो इसके 3 काम हैं। हेल्प इन सेल मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा काम है कुशन फॉर ऑर्गन, और थर्ड काम है स्टोर्ड फूड मटेरियल के फॉर्म में काम करता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट जो कि कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, उससे क्या बनेगी? हमारी एनर्जी बनेगी रिस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है और ये ब्लड में जो है वो एब्जॉर्ब होता है डायरेक्टली, और वो फर्दर जो है वो मसल्स
बॉडी बिल्डिंग के लिए जो है, बॉडी बिल्डिंग इन द सेंस जिम नहीं, बॉडी बिल्डिंग का मतलब हमारी बॉडी के डेवलपमेंट ग्रोथ में जो है वो हेल्प करता है, बॉडी ग्रोथ में जो है वो हेल्प करता है। फैट जो होता है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, कहाँ पर जाता है, ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड हो जाता है। 3 काम मैंने बता दिए कि पहला सेल मेम्ब्रेन की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है, कुशन फॉर ऑर्गन की तरह काम करता है और स्टोर्ड फूड मटेरियल में काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वाटर। वाटर मैंने अभी आपको बताया लार्ज इंटेस्टाइन के कॉन्सेप्ट में कि जितना भी बॉडी में हमारे वाटर जो हम खाते टाइम जो है वो पानी पीते हैं या नॉर्मली जो हम पानी पीते हैं वो सारा का सारा जो है लार्ज इंटेस्टाइन में आकर के एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद आता है जो हम दवाएं खाते हैं, मेडिसिन्स खाते हैं, उनका भी एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन वो फाइनल प्रोसेस होती है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बट मेनली जो हमारे पास जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, जो हमारी बॉडी में आगे जा कर के हेल्प करेंगे, ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट, ये जो हैं ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फर्दर जो है वो दूसरी प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वाटर और मेडिसिन जो हम खाते हैं ये बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में आकर के फाइनली एब्जॉर्ब होते हैं और यहीं पर हमारा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पोस्ट डाइजेस्टिव प्रोसेसेस होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। होप कि आपको पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि मैंने 5 जो है वो 5 पार्ट्स में बनाया है, उसका सिंपल एक रीज़न था, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में भी आ जाएगी, बट हो सकता है कि लॉन्ग वीडियोस में जो है वो आप स्किप करके देखें तो हो सकता है कोई पॉइंट जो है वो मिस हो जाए आपसे, इसलिए मैंने कोशिश की है कि छोटे छोटे पार्ट में बनाया जाए और स्टूडेंट्स को उससे ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। ओके, सो ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसको कि हमने लार्ज इंटेस्टाइन और एब्जॉर्प्शन वगैरह के कॉन्सेप्ट में पढ़ा अभी तक। ओके, सो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जा करके आप मुझसे डिस्कस करेंगे, मैं ज़रूर आपको वहाँ पर गाइड करूँगा। ओके, टिल देन टेक केयर।